अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूं कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसा होता है। ये सारी की सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। ये कहां पर मिलेगा? आपको 10वीं की किताब 16वां चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा। आप सभी हजरात से निवेदन है कि इस चैप्टर को खोल करके इसको समझिए। पहले समझ में आ रहा ना? ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। यहां पर देखिए इंटरव्यू, ये सबक ही 16वां चैप्टर जो है इंटरव्यू से ही शुरुआत है। अब इंटरव्यू का मतलब क्या होता है आपको मोटा मोटा मैं बता दूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आसान हो जाए। तो इसका मतलब होता है किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू का नाम दिया गया है। समझ में आ रहा ना? यानी किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू का नाम दिया गया है। जब भी इंटरव्यू होता है तो एक आदमी का इंटरव्यू नहीं होता है, बल्कि एक लेने वाला इंटरव्यू होता है और एक इंटरव्यू देने वाला होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है अपने बारे में मालूमात देना या लेना। कोई हमसे सवाल पूछ रहा है और हम जवाब दे रहे हैं, इसी दोनों चीज का नाम इंटरव्यू है। इतना समझ में आ गया कि इंटरव्यू किसको कहते हैं? यानी दो शख्स मिले जुले हैं और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसी बात का नाम इंटरव्यू है। इतना समझ में आ गया ना? चलिए अब यहां पर आपको एक और चीज बताता चलूं कि इसकी तारीफ मैंने अभी आपको बता दिया कि इंटरव्यू होता क्या है। अब इसका फायदा क्या होता है? तारीफ मैंने आपको बताया ना कि किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है? इंटरव्यू कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? अब इसका फायदा होता क्या है? तो इससे इंसान की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहात का अंदाजा होता है। अब ये क्या होता है भाई? इंसान की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहात का अंदाजा। इसका मतलब ये होता है इससे फायदा कि जब हम किसी को इंटरव्यू देते हैं या किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हमारे बारे में उसको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। हमारे जिस्म के बारे में नहीं, बल्कि हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या किया, ये सारी की सारी जिंदगी के जो पहलू हैं वो सारी की सारी हमारे बारे में पता चल जाता है या हमें दूसरे के बारे में पता चलता है। तो इससे ये फायदा होता है। इतना समझ में आ गया ना? अब इनकी पैदाइश 15 सितंबर 1915 को हुई है। कितनी हुई है? 15 सितंबर 1915। कहां पर हुई है? लाहौर में हुई है। कहां पर हुई है भाई? लाहौर यानी के पाकिस्तान में हुई है। इतना समझ में आ गया ना? अब यहां पर देखते हैं, पैदाइश समझ में आ गया। अब अफसाना, इनका पहला अफसाना की बात अगर करें तो इनका पहला अफसाना है महारानी का तोहफा। महारानी का, समझ में आ गया ना? महारानी का तोहफा। इतना समझ में आ गया? मुझे लगता है इतना भी समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो है अपने अफसानों को थोड़ा सा एक चीज और याद रखना है। ये जब किनका इंटरव्यू चल रहा है, ये इंटरव्यू, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको। ये जो इंटरव्यू है ये कौन लेने वाले और कौन देने वाले, ये तो मैं आपको इसमें बताऊंगा ही। लेकिन पहले समझ लीजिए जो इंटरव्यू जिन्होंने लिखा है उनका नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। क्या नाम है इनका? राजेंद्र सिंह बेदी। बात समझ में आ रहा ना? अब इन बेदी साहब के अंदर एक बहुत अच्छा कला ये थी कि जब ये अफसाना लिखते थे ना तो ऐसा लगता था कि अफसानों को इस तरह तराशते थे और उसको निखारते थे जैसा एक संग तराश चितकबरे और नुकीले पत्थर को तराश करके शेड्यूल और खूबसूरत बना देता है कि नहीं? जैसा एक संग तराश जो पत्थर को तराशने वाला होता है वो कितना अच्छा खूबसूरत पत्थर बना देता है, हालांकि कचड़ा पत्थर रहता है उसको भी अच्छा बना देता है। ठीक इसी तरह ये अपने अफसानों को भी बहुत अच्छा और खूबसूरत और उम्दा और लबो लहजे से पुर बना देते हैं। कौन? यही राजेंद्र सिंह बेदी। अब हम जो पढ़ रहे हैं बेदी के बारे में, ये सारे के सारे उन्हीं के बारे में है। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए अफसाना, इतना समझ में आ गया?
महारानी का तोहफा, इतना भी समझ में आ गया ना। अब एक और चीज आपको याद रखना है, जो इनका अफसानों का मजमुआ है, दाना वो दाम, दाना वो दाम, ये दोनों किताब इनकी ही लिखी हुई है। समझ में आ रहा ना, ये अफसाना का मजमुआ है, यानी अफसाने का कलेक्शन है। इतना समझ में आ गया ना। हालांकि इन्होंने नावल भी लिखा था, सब चीज लिखा है, ठीक है। अब इनकी वफात कब हुई है? इनकी वफात 11 नवंबर 1984 को हुई है। कब हुई है इनकी? 11 नवंबर 1984। 11 नवंबर 1984 को इनकी क्या हुई है? वफात हुई है। अब मुझे आप थोड़ा सा एक और चीज मुझे आपको बताना है कि इन्होंने अपने अफसाने में क्या पेश किया है? जिंदगी की तल्ख हकीकतों को इन्होंने अपने अफसानों में पेश किया है। क्या क्या पेश किया है? जिंदगी की तल्ख हकीकतों को अपने अफसानों के अंदर इन्होंने पेश किया है। इतना समझ में आ गया ना। मुझे लगता है इतना भी समझ में आपको आ गया होगा। अभी भी इसमें कोई इश्काल है तो आप मुझे बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक और चीज याद रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा किस्सा सुनिए इन चीज का। अभी जिस चीज से ये किताब फेमस है, जिस काम से ये किताब फेमस है, किताब का मतलब ये अफसाना फेमस है, इन्होंने इंटरव्यू दिया है। किन्होंने? राजेंद्र सिंह बेदी ने। किनको दिया है? असमत चुगताई और फैयाज रफात। ये दो चीज आपको याद रखना है कि असमत चुगताई और फैयाज रहमत, इन दोनों ने किनका इंटरव्यू लिया था? राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया था। क्या क्या इंटरव्यू में है, यही सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मुझे लगता है इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मोटी मोटी चीज मैं बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां पर देखिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है। ये इंटरव्यू अभी नहीं बल्कि 6 जुलाई 1984 का ये इंटरव्यू है। बात समझ में आ रहा ना। ये राजेंद्र सिंह बेदी के मकाम पर ये इंटरव्यू हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब का इंटरव्यू है, तो 6 जुलाई 1984 को ये इंटरव्यू हुआ था। किन किन लोगों ने लिया था वो आपको याद रखना है। इंटरव्यू लेने वाली का नाम कौन, क्या नाम है? असमत चुगताई, ठीक है। ये औरत है, ठीक है। अब यह एक और है इंटरव्यू लेने वाले का नाम, उनका नाम है फैयाज रफात। मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा। किसका इंटरव्यू लिया जा रहा है? राजेंद्र सिंह बेदी, इनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। कब लिया गया है ये? 6 जुलाई 1984। तो मुझे लगता है इतना चीज समझ में आपको आया होगा कि किसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। कौन लेने वाले हैं? एक तो लेने वाली है जिनका नाम है असमत चुगताई, और एक इंटरव्यू लेने वाले हैं जिनका नाम फैयाज रफात है। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने इंटरव्यू लिया था, किसी एक का नाम बताइए। तो आपको इन दोनों में से किसी एक का नाम बताना है। अगर दोनों का पूछा जाए तो दोनों का नाम बताना है। किसका इंटरव्यू हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया कि राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू हुआ है। अब क्या क्या बातें हुई है तो आपको मैं डिटेल में समझाता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। अब ये जो है ये भी क्या कहते हैं, अफसाना निगारी है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाली जो है, जाहिर सी बात है अगर मैं आपका इंटरव्यू लेता हूं तो जाहिर सी बात है जब मैं कुछ जानूंगा तब ना आपका मैं इंटरव्यू ले सकता हूं। झोला छाप अगर डॉक्टर एमबीबीएस से इंटरव्यू लेने लग जाए तो मुमकिन नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर अगर एमबीबीएस का इंटरव्यू ले तब इंटरव्यू में मजा भी आएगा, है कि नहीं, और बातें पूरी की पूरी वो पूछ भी सकेगा, है कि नहीं। ठीक इसी तरह ये भी अफसाना निगारी है और ये भी ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं। ये भी लाहौर, मुंबई और ये सब में ये लोग काम कर चुके हैं, इसलिए इन सबको तजर्बा है और इन तजर्बे की बुनियाद पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। किससे इंटरव्यू ले रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया राजेंद्र सिंह बेदी से। तो आपको ये समझना है कि ये लोग भी अफसाना निगार है, बहुत मशहूर अफसाना निगार है। क्या क्या इंटरव्यू है आपको मैं बताता हूँ मोटी मोटी बात, ताकि आपको समझ में हल्का सा आ जाए। इनका ताल्लुक ऑल इंडिया, फैयाज रफत और अजमत चुगताई ये दोनों कौन है? मुमताज अफसाना निगार और नाविल निगार है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। मुमताज यानी कि बहुत बड़े अफसाना और नाविल निगार है। अफसाना भी लिखा है इन लोगों ने और नाविल भी लिखा है इन लोगों ने। तो इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए
कि बेदी साहब, हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से हाजिर हुए हैं, आपका ताल्लुक भी ऑल इंडिया रेडियो से रहा है, क्योंकि राजेंद्र सिंह बेदी ने भी ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है। मैं आप स्टेशन पर भी डायरेक्टर रहे, 1984 में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं, लेकिन इससे अलग आपका एक मर्तबा है, बड़ा कद है और उर्दू अफसाने में आपका बहुत बड़ा नाम है। ये बताया है किन लोगों ने? इन लोगों ने पूछा है। तो इसी चीज का जवाब दे रहे हैं बेदी साहब। ठीक है, असमत आपा शुरू करेंगे और मैं जवाब दूंगा। तो इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछती हैं वो यही पूछती हैं, कौन? असमत चुगताई। ये औरत है, आप ये मत समझिएगा कि ये मर्द है, समझ में आ रहा ना? हाँ, ये औरत है, आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है इंटरव्यू में, देखिए असमत पूछ रही है, एक दफा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे राजेंद्र सिंह बेदी की जबान के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बहुत कम और छोटे जुमलों में मैंने कहा कि बहुत कम और छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। ये कौन कह रही है? ये असमत चुगताई कह रही है। किनको कह रही है? राजेंद्र सिंह बेदी को कह रही है। तो बेदी साहब क्या फरमा रहे हैं? ये आपकी नवाजिश है, शुरू में तो थोड़ी गलतियां थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूं मैं? सुधार कर रहा हूं। फिर उसके बाद पूछ रही है, मैं समझती हूँ वो कोई खामी नहीं है, वो कोई गलती नहीं है। बेदी, इन दिनों मेरी उर्दू काफी अच्छी है और मैं समझता हूँ उसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता। यानी जब और आगे बात बढ़ने लगी, पहले तो जो धीरे धीरे गलती थी वो तो खत्म हो गई, उसके बाद इन्होंने कहा कि अब मैं इतना मजबूत हो गया हूं उर्दू में कि अब मेरी कोई गलती नहीं निकाल सकता। क्योंकि ये बहुत मशहूर और मारूफ, ये क्या कहते हैं, लेखक थे देवदास, जो सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है शाहरुख खान की, इन्होंने इन्हीं के तवज्जुह से लिखी गई है। तो बात समझ आ रहा ना कि कितनी बड़ी और कितने बड़े कलाकार थे ये। फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। तो बेदी, इन दिनों मेरी उर्दू काफी अच्छी है और मैं समझता हूँ इसमें कोई खामी नहीं निकाल सकता। तो फैयाज साहब फरमा रहे हैं, अच्छा बेदी साहब, मैं समझता हूँ लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और उस जमाने में ही आपने पहला अफसाना लिखा, तो वो अफसाना लिखने की तहरीक आपको कैसे मिली और वो अफसाना कौन सा था और कहाँ शाये हुआ था? तो उन्होंने बताया, देखिए वो अफसाना था महारानी का तोहफा। मैंने आपको बताया था पिछले उसमें, ये तो अब मैं बता रहा हूँ पढ़ करके, महारानी का तोहफा। इससे पता चल रहा है कि पहला अफसाना कौन था? महारानी का तोहफा था, वो जाय हो गया। वो मैंने टैगोर के रंग में लिखा था और उसे साल का बेहतरीन अफसाना करार दिया गया था। फैयाज साहब आप पूछ रहे हैं, मैं समझता हूं बेदी साहब, अफसाने में जो जबान होती है वो आराइशी जबान नहीं होनी चाहिए, वो तो उस कैरेक्टर की जबान होनी चाहिए जो वो बोल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चपरासी हूं तो चपरासी के जैसा मुझे बिहेव करना है और उसी के जैसी जबान निकालनी है और उसी के जैसा बोलना है। इसी तरह ठेला वाला है, गोभी वाला है, सब्जी वाला है, तो वो जो अगर अपना इंटरव्यू देगा या वो उसका जो कैरेक्टर होगा उसी के हिसाब से होगा, वो गोभी छापी होगा, है ना? ठीक इसी तरह इनका कहना है फैयाज साहब का। तो बेदी साहब क्या कह रहे हैं कि किसी के अफसाने पर राय देनी हो तो आजकल कहा जाता है अफसाना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है, मगर जबान, ये जबान सुनते सुनते तो मैं आजिज आ गया हूं, फिर मैं तो वही अल्फाज इस्तेमाल करता हूं जो मेरे जहन में आते हैं। अच्छा बेदी साहब, ये फैयाज साहब पूछ रहे हैं, आपके अफसानों में जो मैंने महसूस किया कि पिछले चंद वर्षों में आपके अफसानों में हिंदू मैथोलॉजी यानी हिंदू अकायद के बारे में आपने इसमें जिक्र किया, हालांकि ऐसा अफसानों में होता नहीं है, आपने क्यों किया? तो इनका कहना है कि हिंदू अफसाने में हिंदू नाम इसलिए मैंने जिक्र किया है क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुसलमान लोग हैं वो मुसलमान का ही नाम लिखते हैं, समझ में आ रहा ना? इसी तरह अगर मैं हिंदू हूं तो हिंदू का नाम मैंने लिख दिया है पूरे हिंदुस्तान में से, तो क्या बुरा हो गया है? कोई बुरा नहीं है। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई। बहुत लंबा है, आपको इतना मैंने आपको बता दिया है कि ये इंटरव्यू है 6 जुलाई 1984 को ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बताया गया था और प्रकाशित ये आखिरी इंटरव्यू था किनका? राजेंद्र सिंह बेदी साहब का। चलिए फिर भी और भी बेदी साहब, वजह यह है कि हमारे बेशतर लोग मुसलमान किरदार ही लाते हैं। मैंने सोचा कि पूरे हिंदुस्तान में इतने हिंदू हैं, उनका नाम अगर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। उसके अलावा मेरे अफसानों के किरदार मुसलमान भी हैं, जैसे तातुल। असमत फिर पूछ रही हैं, अच्छा एक कहानी तुमने बड़ी खूबसूरत लिखी थी कि एक लड़की कहीं पर जाती है और एक बूढ़ा क्या करता है, उसका पीछा कर रहा है।
किसका? उस लड़की का, क्योंकि वो लड़की जो थी वो खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। लेकिन उस लड़की को लग रहा था कि ये मेरा पीछा कर रहा है, हालांकि वो बूढ़ा उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसका पीछा इसलिए कर रहा था कि वो अपने बेटे का रिश्ता मांगने के लिए या बेटे का रिश्ता का पैगाम देने के लिए वो जा रहा था। लेकिन इस लड़की ने गलत सोचा, उसके बारे में भी इसमें लिखा है, बहुत खूबसूरती से लिखा है, आप पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। चलिए, बेदी बेटे का पैगाम लाता है, लेकिन वो लड़की नहीं समझती है। ये वही बात है कि जब घूंघट उठाती है उसके बाद जब वही बूढ़ा, क्योंकि लड़की तो चली जाती है और शादी हो जाती है जब, तो शादी के बाद वो लड़की और बूढ़ा फिर से मुलाकात होती है। वो कब मुलाकात होती है कि बूढ़ा क्या करता है, उसको कहता है कि कैसी हो, तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? तो लड़की जब घूंघट उठाती है तो कहती है अरे ये तो वही बूढ़ा है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो बात समझ में आ रहा ना? यानी ये सब में सारा का सारी बात इसमें इंटरव्यू में दिया गया है। फैयाज साहब, बेदी साहब, आप फिल्मों के साथ वाबस्ता रहे और उसमें आपका अपना तजर्बा काफी है। दस्तक, गरम कोट, देवदास, मिर्जा गालिब और मधुमती वगैरह बड़ी खूबसूरत फिल्में, ये सब जो है फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है बेदी, वजह है फिल्मी दुनिया अदबी दुनिया नहीं होती, तिजारती दुनिया होती है। क्योंकि फिल्म में जो कुछ भी लिखता है या कुछ करता है तो वो पैसे के लिए करता है, तिजारत के लिए करता है, अपना फायदा और मुनाफा देखने के लिए करता है। इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे उसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी अब नहीं है। ये नहीं कि मेरा नाम उसी से जोड़ा जाए, बल्कि इनका उर्दू अदब से लेना देना है। इतना समझ आया? अब फिर पूछ रहे हैं हम लोग, असमत पूछ रही है, हम लोग मुंबई में रहते हैं ना, मुंबई में लोग फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जाहिर सी बात है, गोरेगांव है और फिल्म सिटी है, पूरी की पूरी कई सौ एकड़ की जमीन है फिल्म सिटी की। तो जाहिर सी बात है वहां पर फिल्म जो है अच्छी तरह बनाई जाती है और वहां का माहौल भी ऐसा है। तो असमत साहब उसके बारे में क्या कह रहे हैं? बेदी साहब, आपका कहना दुरुस्त है, बम्बई का बाजारी फिल्मी है, लोगों की अक्सरियत का मिजाज भी फिल्मी है, मेरी कहानियों पर फिल्में भी बनी है, लेकिन मैं फिल्म बीनी का शौक नहीं रखता। हालांकि इन्होंने लिखा भी है फिर भी शौक नहीं रखते हैं। चलिए फैयाज साहब, बेदी साहब, आपके ड्रामों का भी एक मजमुआ मौजूद है। इनके ड्रामों का मजमुआ है, वो क्या नाम है? सात खेल। समझ में आ रहा ना? तो मुझे लगता है ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। उर्दू में ड्रामा ही नहीं है, आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ ड्रामा सिर्फ की हैसियत से भी ज्यादा मजबूत और उस्तवार नहीं है। तो बेदी साहब उसके बारे में कह रहे हैं कि ड्रामे की जिस किस्म होनी चाहिए उतनी नहीं है, हम लोगों ने बगैर तजर्बा हासिल किए ड्रामे लिखे हैं। तमाम की तमाम बातें इसमें कही गई है, लंबा पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा वक्त, इसलिए लास्ट में क्या हो जाता है। अच्छा बेदी साहब, आपकी सादत हासिल हुई, आज की गुफ्तगू यहीं पर खत्म हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये सारी जितनी भी बातें होती है, सारी की सारी बातें उनके बारे में पूछी जाती है। तो मुझे लगता है जो मोटी मोटी बात ही, कौन ले रहा है, किसका इंटरव्यू ले रहा है, कौन देने वाला इंटरव्यू है, कब हुआ है, ये सब मैंने मोटी मोटी आपको बता दिया है। अगर एग्जाम में आए तो इतनी बातें जब आप लिखेंगे तो इतने में ही आपका 20 लाइन हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल हल करते हैं ताकि आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो शुरू करें सवाल, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, इंटरव्यू लेने वाले का नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया इंटरव्यू लेने वाले के नाम असमत चुगताई और फैयाज रफत है, ये तो मैंने बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 2, किसका इंटरव्यू लिया गया? उर्दू के मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। अब तीसरा सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? बताया मैंने आपको, लाहौर में पैदा हुए। चौथा सवाल, बेदी के पहले अफसाने का नाम बताइए, मैंने वो भी बताया, महारानी का तोहफा। बेदी की मौत कब हुई है? ये भी मैंने आपको बता दिया है, 11 नवंबर 1984 को। ठीक है, 11 नवंबर 1984 को क्या हुआ है? इनका इंतकाल हो गया है। अब सवाल नंबर 1, बेदी की तारीख पैदाइश कब है? तो जवाब मैंने आपको बताया, बेदी की तारीख पैदाइश 1 सितंबर 1915 को इनकी पैदाइश हुई है। कहां पर हुई है? लाहौर में हुई है। सवाल नंबर 2, बेदी ने किन किन दफातर में काम किए हैं? बेदी ने पोस्ट ऑफिस, ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है, एक नाम भी बता सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी और ऑल इंडिया रेडियो में लाहौर में काम किया है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए सवाल नंबर 3, बेदी लाहौर के किस महकमे में काम करते थे? तो ये जाहिर सी बात है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ कंपनी में काम करते थे। ठीक है, सवाल नंबर 4, असमत चुगताई की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। जाहिर सी बात है, आप असमत चुगताई के बारे में भी लिख सकते हैं कि ये मारूफ
और मशहूर फिक्शन निगार थे। क्या थे ये? मारूफ और मशहूर मुमताज फिक्शन निगार थे, ठीक है। और उन्होंने अपने अफसाने भी लिखे और नाविलें भी लिखी। उनके अफसानों का मौजू जिन्स और नफ्सियात है। असमत चुगताई तरक्की पसंदी से बहुत ज्यादा मुतासिर थी। उनका मशहूर अफसाना कौन सा था? वो लिहाफ था, ठीक है। चलिए 5 लाइन हो गया इनका आप लिख सकते हैं। तवील सवालात, असमत चुगताई पर 10 जुमले लिखिए। वही 5 जुमले को 10 बार बना दीजिए, या उसी को मोटा मोटा लिख करके या उसमें और चीजें ऐड करके आप उसको 10 लाइन भी बना सकते हैं। फिर भी सुन लीजिए। नाविलों में टेढ़ी लकीर, जिद्दी मासूमा और एक कतरा खून बहुत ज्यादा इनका मशहूर है। किनका? असमत चुगताई का, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2। असमत चुगताई का इंतकाल जो हुआ है आपको याद रखना है 1991 में इनका इंतकाल हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे ना? हाँ, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 2। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुओं के नाम लिखिए। दाना दवाम, गरहन, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, ये सब क्या है? इनके अफसाने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3। बेदी के अफसाना निगारी की खुसूसियात पर चंद जुमले लिखिए। बेदी ने अपने अफसानों में जिनसी लवाजिम को बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। इन्होंने अपने अफसानों में जिनसी लवाजिमात को बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है और वालिदैन के हुकूक के बारे में भी बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है। समझ में आ रहा ना? यानी वालिदैन से मोहब्बत कैसे की जाए, किस तरह उनके दिलों में मोहब्बत भरी है, ये सारी की सारी उनके अफसानों में मिलती है, ठीक है। चलिए हाँ, सवाल नंबर 4। बिहार के ऐदे हाजिर के चंद मुमताज अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो आप शफी जावेद लिख सकते हैं, अहमद यूसुफ लिख सकते हैं, जकिया मशहदी लिख सकते हैं। इन सब का नाम आप लिख सकते हैं तो आपको नंबर भरपूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब 5वां नंबर सवाल हल करते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज की जमा बनाकर लिखिए। जमा यानी यानी कि जमा प्लूरल, ठीक है ना। अब अगर शख्स है तो इसका जमा अशखास हो जाएगा, अदब है तो उदबा हो जाएगा, सिन्फ है तो असनाफ हो जाएगा, इसी तरह उनसुर है तो अनासिर हो जाएगा, हिस्सा है तो हिस्से हो जाएगा, हिस्स हो जाएगा, कैफियत है तो कैफियात हो जाएगा, तखय्युल है तो तखय्युलात हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतना चीज आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए अल्फाज जमा, शख्स है तो वही चीज है, ठीक ठीक। दर्ज झेल अल्फाज की जिद लिखिए। तो बुलंद है ना, तो उसको नीचा लिख दीजिए, समझ में आ रहा ना। हकीकत है तो मजाज लिख दीजिए, वजूद है तो अदम लिख दीजिए, तल्ख है तो बेतल्ख लिख दीजिए, यानी कि शीरी लिख दीजिए। तल्ख माने होता है कड़वा, शीरी माने होता है मीठा। जिंदगी है तो उसकी मौत लिख दीजिए, खुशबख्ती है तो बदबख्ती लिख दीजिए, इसी तरह करीब है तो दूर लिख दीजिए। यानी जिद का मतलब होता है उसका अपोजिट, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर बुलंद का पस्त दे रखा है, मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको मैंने अब बता दिया। आपको सबको अच्छी तरह आपको लिख लेना है, या लिख नहीं सकते तो कम से कम 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7। खाली जगहों को भरिए। असमत चुगताई, यहाँ पर क्या करेंगे? आपा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपा शुरू करेंगी। असमत आपा शुरू करेंगी। दूसरे में क्या लिखना है कि और मैं क्या करूंगा? जवाब दूंगा। मैं क्या करूंगा? जवाब दूंगा। दूसरे में क्या लिखना है आपको? पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तीसरे में क्या लिखना है कि आप इंटरव्यू में काम करते थे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा ना। इसी तरह आपको अगला देना है उसमें ज्यादातर सवालात। ये सेंटेंस आपको पूरा पूरा बनाना है। नहीं बना सकते 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो आगे से पीछे से, तो पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आई होगी। लास्ट का क्या है? सवालात। असमत चुगताई के सवालात ने किए हैं, ठीक है। इसमें असमत चुगताई आपको भर देना है। तो आई होप पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।